डिडक्शंस, और डिडक्शंस माइनस करके मेरे पास यहाँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनेगी। डिडक्शंस अभी हम देखेंगे कौन कौन सी हमने माइनस करनी है, किस किस किस्म की। वैसे मुझे बता दें कितनी आ रही है, अभी ये ना बताएं कि करनी है कि नहीं करनी, मुझे टाइप्स बता दें कितनी है। एक रिपेयर अलाउंस जो एक हमेशा आती है वो है, दूसरा ग्राउंड रेंट एक आ रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है, और अच्छा एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कलेक्शन चार्जेस है, वो प्रोफेशनल वैल्यूअर को जो दिए हैं प्रोफेशनल वैल्यूअर के एक्सपेंस आ रहे हैं भाई, यही है, ये टोटल है ना। अब इसमें से कौन सा ये लीगल नहीं है, ये प्रोफेशनल वैल्यूअर का एक्सपेंस है, इट इज नॉट अ लीगल एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा ये टोटल लिख रही है, कौन सा चार्ज करना है नहीं करना वो बाद में देखेंगे, ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पे लिख ली, हाँ ग्राउंड रेंट भी है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, ये मेरा टोटल आ गया यार। सबसे पहले जी रेंट, आपने सवाल अभी लिखना नहीं है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, फोकस करना है इसके ऊपर, ठीक है। अभी भी आपने मुझे टोटल खर्चे नहीं बताए, टोटल खर्चे आपने मुझे अभी भी नहीं बताए, सोचे। इंटरेस्ट भाई उधार नहीं लिया, उधार भी भूल जाते हैं हम, और इंटरेस्ट तो खैर से भाई, इंटरेस्ट नहीं लिया, पैसे नहीं मांगे किसी से, यही वजह है जिसमें मैं आपको कहता हूं फोकस करें कि सबसे पहले टोटल लिख लें क्या है। अब यहां पे आपने लाइनें छोड़ी होंगी तो आपको जैसे जैसे याद आएगा आप वहां पे ऐड ऑन करते रहेंगे, ठीक है। नहीं छोड़ी होगी तो मेरी तरह इसी तरह करते रहेंगे, ठीक है। अब पता नहीं इनकम और प्रॉपर्टी में कहाँ लिखूं, इधर करके कहीं लिखूंगा, सही है। तो ये इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देख ले, अब तो नहीं ना कुछ रह गया पीछे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 2024 में वापस करना है ना, तो 23 में लिया तो हुआ है ना लोन, तो जब लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट तो पड़ेगा। आपने लोन कब लिया है, लोन कब लिया है, किस तारीख को लिया है, लोन किस तारीख को लिया है, हाँ 1 जुलाई 2000, तो 1 जुलाई 2022 में आप एक बैंक में गए और उसे 80 लाख रुपया लेके आ गए, तो जब आप उसे 80 लाख रुपया लेके आ गए, इंटरेस्ट तो उस तारीख से पड़ना शुरू नहीं हो गया, बताएं इंटरेस्ट किस तारीख से पड़ना शुरू होगा, जब आप बैंक गए और बैंक से उधार लेके आ गए, तो जिस तारीख से लेके आ गए उस तारीख से आपको इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो गया, सही है। तो अब आपका 1 जुलाई 22 को लिया है, तो 30 जून 2023 तक जो इंटरेस्ट पड़ गया है वो मेरा खर्चा ही होगा ना, लगी समझ, क्लियर है, ठीक है। इसको मैं मजीद डिटेल में भी बताऊंगा, मजीद डिटेल में बताऊंगा, ठीक है जी। ये मेरा स्केच बन गया। सबसे पहले आ जाए जी रेंट पे, रेंट कितना लेना है जी, मैं इसकी करूंगा 1.1। रेंट कितना ले, दोस्त को कितने पे दिया है, रेंट के लिए उसने बड़ी जबरदस्त बात की है। नॉर्मली देखें आईकैब कैसे कैसे चीजों को टेस्ट करता है। आईकैब ने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि जी फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल रेंट वी विल टेक विच एवर इज हायर। कहीं पे उसको पिछले क्वेश्चन में उसने आपको बता दिया कि फेयर मार्केट रेंट इतना है, ऐसे ही है ना। इसमें उसने बताया नहीं, इसने कहा जी हम एक प्रोफेशनल बंदा लेके आए, उस प्रोफेशनल बंदे ने चीज को देखा और चीज को देख के बताया कि इसका सालाना रेंट इतना बनता है, तो भाई वो फेयर मार्केट वैल्यू रेंट हुआ ना, वो फेयर मार्केट रेंट ही हुआ ना, ऐसे ही है ना। तो यहां पे फेयर मार्केट रेंट उसने क्या बताया, 21 लाख, और ये कब का बताया, पूरे साल का। और जो दोस्त को किराए पे दिया था वो कितने पे था, पर मंथ। तो दोस्त को किराए पे कितने पे दिया था, 15,000, 1.5 लाख, 1.5 लाख को 12 के पे करें कितना बनता है, 18 लाख, 18 लाख। और जो
फेयर मार्केट वैल्यू बनाई 21,60,000, विच एवर इज हायर 21 लाख, 1,80,000। ठीक है। तो 21,60 रेंट मेरा क्या आएगा 21,60। सही कह रहे हैं, 10 माह का आएगा। कब दिया है 1 सितंबर का। भाई फिगर्स बताया करें यार साहब, 10 माह के लिए दिया है, ये बनता है 15 लाख। तो और इसको भी फिर करें उस तरह से, 21,60,000 साल का है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना बना 18 लाख। बिल्कुल सही कहा आपने, ये 10 माह का आएगा 18 लाख। फिगर्स में डेट्स को लाजमी देखना है, बतानी भी है। 10 माह का रेंट आएगा, ठीक है। हमने जब ये यहाँ से पढ़ना शुरू किया था तो रेंट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसके नीचे एक लाइन लिखी थी एनुअल लेटिंग वैल्यू, याद है बुक के अंदर ही, कि अगर साल का फेयर मार्केट रेंट दिया हो उसको एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। तो ये दरअसल देखें जो वही एनुअल लेटिंग वैल्यू नहीं बताई कि साल की फेयर मार्केट वैल्यू बता दी इतनी है, ठीक है। तो एनुअल लेटिंग वैल्यू ही आ गया। तो बेसिकली उसने क्या किया कि उसने एक प्रोफेशनल को हायर किया जिसका काम था प्रोडक्ट देख के बताना कि इसकी फेयर मार्केट क्या है। तो उसने आके बताया कि भाईजान मैं 25,000 लूंगा लेकिन मैं आपको आपकी फेयर मार्केट वैल्यू बता दूंगा। तो उसने कहा कि ये जो लैंड है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू सालाना 21,60,000 बनती है, लेकिन हमने 10 माह के लिए दिया था रेंट पे, तो हमने 10 माह का ही इसके साथ करना है। एक और बात, इससे पहला सवाल आपने किया फ्लैट नंबर 3 जो इससे पहले किया, वो उसने किसको दिया था अपने दोस्त कजन को, और उसमें भी कंपैरिजन पड़ गया फेयर मार्केट का और एक्चुअल का। ये किसको दिया उसने अपने दोस्त को, तो इसमें भी कंपैरिजन पड़ गया। ये कोई बेसिक रूल नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये बेसिक रूल ही है हर दफा, लेकिन जब कभी क्वेश्चन में आपको नजर आए कि किसी फैमिली मेंबर को रेंट पे दे रहा है या किसी दोस्त को रेंट पे दे रहा है, तो इंस्टेंटली आपके माइंड में आना चाहिए कि यार हो सकता है कि ये फेयर मार्केट से कम पे दे रहा हो। तो क्वेश्चन में खुद ढूंढना शुरू कर दिया करें कि कहीं पे फेयर मार्केट तो नहीं दी हुई। ये जस्ट एक एग्जाम, 2-3 क्वेश्चन हमने देखे, 2 क्वेश्चन वो इस पैटर्न से आए कि वो फ्लैट उसने दोस्त को दिया था तो उसमें कजन को दिया था तो उसमें फेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट आ गया, इसके अंदर उसने दोस्त को दिया है तो इसमें फेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कहें जी सर ने कहा था हर तिलाते हो पढ़ गए, ये जरूरी नहीं है। एक जनरल एक अप्रोच की बात कर रहा हूं कि जब इस तरह की कोई बात आ जाए तो थोड़ा सा अपने माइंड को मजीद ब्रॉड कर लिया करें कि शायद इसमें फेयर मार्केट वैल्यू भी दी हो, ठीक है। तो उस एंगल से सोचेंगे तो फिर एग्जाम क्वेश्चन करना मजीद आसान हो जाएगा। लगी समझ? चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, 450 डिपॉजिट कितना था जमीन का है 500, क्योंकि उसने जमीन दी थी और किया। हाँ जी जी, नॉन एडजस्टेबल एडवांस कितना बन गया? एग्जैक्टली, लैंड का नॉन एडजस्टेबल एडवांस हम नहीं लेते। लैंड का नॉन एडजस्टेबल एडवांस हमने नहीं लेना होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे लैंड का नॉन एडजस्टेबल एडवांस नहीं लेंगे। ये हमने ये पढ़ा हुआ था कि लैंड का नॉन एडजस्टेबल एडवांस नहीं लेगा, और ये हम यहाँ पे उसे लिख देंगे नोट में या वर्किंग 2 में लिख दें या यहाँ पे ही लिख दें, नो नॉन एडजस्टेबल एडवांस इन केस ऑफ लैंड। यहाँ नीचे ही लिख दें, अलहदा से ना लिखें, ठीक है। वो जो एक लाइन आपने छोड़ी होगी उसी में क्लैरिटी दे दें ताकि उसे पता चल जाए कि भाई साहब पढ़ के आए। 1800 जमा 500 2300 डिडक्शंस में आ जाएगी। रिपेयर अलाउंस कितना? नहीं 4% नहीं, रिपेयर अलाउंस तो 1/5 होता है। एग्जैक्टली, लैंड है भाई, लैंड का रिपेयर अलाउंस
नहीं लेंगे। सही है, यही गलतियां अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हम करेंगे। तो रिपेयर अलाउंस में क्या लिखूंगा? कुछ भी नहीं, नो रिपेयर अलाउंस इन केस ऑफ लैंड। ठीक है। ग्राउंड रेंट ऑब्वियसली हम लेंगे, कितना था ग्राउंड रेंट? तो आपको पढ़ाया भी हुआ है, कितना है? 50,000, 50। ग्राउंड रेंट किस चीज का? जब लैंड हमारा अपना था। लेकिन उससे ग्राउंड रेंट का खर्चा अलाउ कर दिया ना हमने। डिडक्शन में पढ़ा कि ग्राउंड रेंट अलाउएबल डिडक्शन है, तो उसने लिख दिया आपको ग्राउंड रेंट के नाम से खर्चा आ रहा है, तो आप उसे करें लेस, जब पढ़ा है हमने। ठीक है, तो इसमें डाल दें इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, अब यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट है, जो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि इंश्योरेंस सिर्फ बिल्डिंग की डिसअलाउ है, अलाउ है, सॉरी। ठीक है, इंश्योरेंस हमेशा बिल्डिंग के केस के अंदर अलाउ है, और इंश्योरेंस जो है लैंड के केस में नहीं अलाउ। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। लेकिन जो स्कैन्स की बुक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया है वाटर लॉगिंग का, कि वाटर लॉगिंग के केस में अगर आपने इंश्योरेंस कराई है लैंड की, तो सिर्फ वो अलाउएबल एक्सपेंस। वाटर लॉगिंग क्या होता है? वाटर लॉगिंग ये होता है कि अगर ज़मीन के ऊपर पानी ज़्यादा खड़ा रह जाए, उसकी वजह से जो ज़मीन को नुकसान होता है, ठीक है, अगर उस ज़मीन पानी खड़ी की वजह से जो ज़मीन को नुकसान होता है, तो उसको आप वाटर लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, ये उसके अंदर एक्सेस पानी की वजह से भी हो सकता है, या वट एवर एनी केस पानी का खड़ा होना यही होता है कि नॉर्मली नीचे ज़मीन के पानी ज़्यादा है, तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सॉइल तक नहीं जाती, और उसकी वजह से उसको फसलों को भी नुकसान हो सकता है, और ज़मीन वैसे भी ख़राब हो सकती है। तो ये वाटर लॉगिंग के केस में इसको अलाउएबल एक्सपेंस कहा गया है स्कैन्स की बुक में। आईकैप ने भी इसको यही ट्रीट किया है, आईकैप ने भी इसको यही ट्रीट किया है। आईकैप के पास पेपर के सोल्यूशन में भी वाटर लॉगिंग का एक्सपेंस अलाउएबल एक्सपेंस है। हाँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट और बुक्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह अदनान रऊफ साहब की भी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ये नॉट अलाउ दिया हुआ है खर्चा। तो कंफ्यूज नहीं करना, हमने चूँकि अब इसमें पढ़ा हुआ है कि इसे अलाउएबल एक्सपेंस है, तो मैं इसे डिडक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ टीचर्स के नज़दीक ये नॉट अलाउ भी है। इसको मैं मज़ीद क्लियर कर लूँगा, स्कैन्स की बुक चौहान साहब ने लिखी हुई है, मैं उनसे भी डिस्कस कर लूँगा कि कुछ किस तरह क्यों कहते हैं और ये इस तरह से है, मज़ीद डिस्कशन इसके ऊपर कर लेंगे। लेकिन फॉर द टाइम भी आप लोगों के लिए ये है कि वाटर लॉगिंग से अगर इंश्योरेंस करवाई है तो वो अलाउएबल खर्चा है। आप लोगों ने अभी इस कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करना है। ठीक है, अगर लैंड की इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं इन केस ऑफ वाटर लॉगिंग ओनली, तो वो अलाउएबल एक्सपेंस है। तो वो कितना आ जाएगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो? कितना है? 12,000। हाँ जी जी। एडमिन और कलेक्शन चार्जेस 4% ऑफ आरसीटी और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। तो 4% ऑफ आरसीटी 2300 का 4% 92, और एक्चुअल कितना है? 114। तो कौन सा लोअर है? 92। 140 है, 140। तो 92 इज लोअर, वो मैंने कर दिया। प्रोफेशनल वैल्यूअर को पैसे दिए फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाने के, इट इज नॉट अ लीगल एक्सपेंस। आपने लीगल कहा था, लीगल होता है कोई केस लड़ रहे हो, ठीक है, तो ये तो उसको वैल्यूअर को पैसे दिए हैं, तो इट्स अ नॉट अलाउएबल एक्सपेंस। ग्राउंड को लेवल कराने के लिए, सीधा पतरा कराने के लिए पैसे दिए हैं, नॉट अलाउएबल। हमने तो ग्राउंड रेंट पढ़ा है, लेवलिंग का तो नहीं पढ़ा हुआ, तो इट इज अ नॉट अलाउएबल एक्सपेंस। ठीक है, अब बात आ जाती है जी इंटरेस्ट ऑन लोन की। देखें, इसको जरा बड़े गौर से सुनना है अभी आप लोगों ने। इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले बात तो ये समझना है, इसमें दो चीजें समझाने की हैं। पहली बात ये समझाने की जरूरत है कि ये हमें इम्पैक्ट कैसे कर रहा है और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हमें इम्पैक्ट कैसे नहीं कर रही। टाइम स्पेन से समझाता हूं आपको। 1 जुलाई 2022 को साल शुरू हुआ, 30 जून 2023 को
टैक्स ईयर 23 ख़त्म हुआ, 1 जुलाई 23 को शुरू हुआ और 30 जून 2024 को टैक्स ईयर 24 ख़त्म हुआ, नॉर्मल टैक्स ईयर। इसमें किसी को इख्तलाफ तो कोई नहीं ना। मैंने यहाँ पे खड़े होके मैंने 8 मिलियन का लोन लिया, यहाँ पे खड़े होके 1 जुलाई 2022 को खड़े होके 8 मिलियन का लोन लिया। इस लोन को वापस करना शुरू करना है यहां से, ऐसे ही है। तो इस पूरे साल में जो लोन आउटस्टैंडिंग रहा, जिसपे मैंने इंटरेस्ट देना, वो कितना रहा? 8 मिलियन। क्योंकि अगर इसमें कमी होती तो फिर मैं अपने इंटरेस्ट के खर्चे को कम करूंगा ना। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूरे साल में, साल के पहले दिन भी मैं मकरूज था 8 मिलियन का, साल के आखिरी दिन भी मैं 8 मिलियन का मकरूज हूं। तो मैंने इंटरेस्ट कितनी अमाउंट पे देना है? 8 मिलियन। जब उसने कम होना यहां से शुरू करना है तो मेरे लिए वो रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं किस ईयर को देख रहा हूं। अब लगी समझ आपको? पहली बात। दूसरी बात, मैंने लोन लिया था 8 मिलियन का, मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना इस्तेमाल किया? 6.5। तो मेरे लिए रेलेवेंट कितना होना चाहिए? 6.5। 1.5 तो बिजनेस में इस्तेमाल किया ना, तो वो बिजनेस का खर्चा होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस की डिडक्शनों में आएगा ना। वो खर्चा किसका होगा? इंटरेस्ट बिजनेस का। मैंने तो जितना प्रॉपर्टी में इस्तेमाल किया तो प्रॉपर्टी की डिडक्शंस पढ़ रहा हूं, समझ लगी? तो प्रॉपर्टी के लिए मैंने कितना इस्तेमाल किया? 65। तो मेरे लिए रेलेवेंट ये बना। दो बातें। तीसरा पॉइंट, मैंने लोन प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कब किया? फर्स्ट जुलाई। इसको मैं इस तरह से समझे, तीसरे पॉइंट को, सिंपल एज दैट, जितने अरसे की इनकम है उतने अरसे का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। सिंपल। रेंट कितने अरसे का है? एक्सपेंस भी 10 माह का इस्तेमाल करूंगा। यानी कि 65 लाख का लोन 12% सालाना ज़रब 10 × 12, जितने अरसे की इनकम है रेंटल इनकम, उतने अरसे का ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा इंटरेस्ट का। ठीक है? पहले सवाल में यहां क्या कराया था आपने? 5,000 आपने कराया था, किसने कराया था? 5,000 पर मंथ था, तो मैंने 60,000 लिया था, लेकिन वो 11 माह का रिकॉर्ड करना। क्यों? क्योंकि ऊपर रेंट कितने महीनों का था? 11 माह का। इसी तरह यहां पे भी रेंट कितने महीनों का है? 10 माह का। तो खर्चा भी तो 10 का ही रिकॉर्ड करे ना यार। कितना आ गया? 650,000, 650। मैं इस तब आपने कहा था कि वो जबरदस्ती रेंट पे दे या उसको काम करे, लेकिन हर मंथ का वो 12% देगा। वो हो सकता है उस टाइम पे किसी और चीज़ को मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप फिलहाल इस पे फोकस करें, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो हो सकता है उस टाइम पे मैं कोई और एंगल आपको बता रहा हूँ, या उस टाइम पे क्या कॉन्टेक्स्ट चाह रहा था मुझे नहीं याद इस टाइम। फिलहाल इसको फोकस करके बताएं। पहली बात, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि क्वार्टरली पेमेंट कब से स्टार्ट हो रही है। वो भाई अगले साल से हो रही है। मेरा साल के शुरू में जितना था उतना ही साल के एंड पे है, इसमें कोई कमी नहीं हुई। तो इंटरेस्ट का खर्चा मैंने 80 लाख पे ही बुक करना है, पहला। दूसरी बात, मैंने जितना प्रॉपर्टी में इस्तेमाल किया है मेरे लिए तो वही रेलिवेंट है ना। जितना बिजनेस में इस्तेमाल किया है उसका इंटरेस्ट बिजनेस के खर्चे में चार्ज करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो प्रॉपर्टी के अंदर मैंने जितना इस्तेमाल किया मैंने उसका खर्चा लिया। तीसरी बात, जितने अरसे की मुझे इनकम आ रही है मैंने उतने अरसे का ही एक्सपेंस चार्ज करना है, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर काफ़ी हेल्दी किस्म की डिस्कशन है
और एक अच्छा पॉइंट है 650। इस कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको देखें। मज़ा आया सवाल सॉल्व करने का? नींद आ रही है? ये तो फिर कुछ और इलाज करना चाहिए है। ये हम इंटरेस्ट तो दे रहे हैं ना, हमारा तो एक्सपेंस हो रहे हैं। हाँ जी। वो 10 महीने के लिए इस्तेमाल करिए 12। यार आपने मुझे एक बात बताएं, जब आप उसके अंदर पढ़ते हैं रिपोर्टिंग के अंदर, तो रिपोर्टिंग के अंदर आप यही पढ़ते हैं ना कि जितने अरसे की इनकम है उतने अरसे का खर्चा। मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं मैचिंग कॉन्सेप्ट पे आ रहे? इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं आप 10 माह की, खर्चा आप 12 माह का कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? सेम कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, एफएफडी इज समथिंग एल्स, मतलब रेंट की डेफिनेशन में आ गया। बेशक होगी इनकम, लेकिन वो तो पूरी की पूरी फिगर उठ के रेंट की डेफिनेशन में आ गई। वो इसके साथ कंपेयर ना करें। दिस इज माई इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। इट रिलायज ऑन मंथली बेसिस। इसके मतलब इट इज अ वन टाइम एक्सपेंस, वन टाइम इनकम। ये भी मंथली है, ये भी मंथली है, तो जितने महीनों की इनकम है उतने महीनों का एक्सपेंस है। मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये तो वन टाइम है ना, ये तो साल के बीच में भी आ जाए मुझे पूरी लेनी पड़ेगी। तो इट्स सिंपल है मैचिंग कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर कुछ नहीं है। निकालें जरा क्या बन रही है। 2300 माइनस 50 माइनस 12 माइनस 92 माइनस 6.5 1496। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 1496, मेरी टैक्सेबल इनकम भी 1496। देख लें एक दफा सोल्यूशन यही है, कोई और गलती तो नहीं कर दी? हाँ हाँ चेक कर लें भाई, नहीं तो कर ही ना दियो यार। नहीं की, चलो गुड हो गया, बचत हो गई। क्या हुआ? अच्छा एक काम करते हैं कि ना, ये जो अगला क्वेश्चन है ना इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। मुझे वैसे कराने में मसला नहीं है, अगर हम 10:15 तक बैठे तो ये सवाल में करा देता हूँ। 10 बजे लेने आ जाते हैं, हाँ यही प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट टाइम आपने ना 5-10 मिनट का मार्जिन देना है, ठीक है, सही है। तो आपको नींद नहीं आती वैसे? मैं कल रात जो है वो 2:30-3 बजे सोया हूँ, आई थिंक 2:30-3 बजे, और मैं यही पढ़ रहा था, आपका पढ़ के आया हूँ सारे क्वेश्चन। हाँ बस फिर कोई इलाज कराओ फिर अपना। इतनी नींद आपकी जो बेस्ट नींद है ना, दैट इज अराउंड 6 to 8 आवर्स, दैट्स ठीक है। 16 to 18 नहीं है। जो साइंस कहती है ना, इसे बंद कर दें यार, वो ख़त्म हो गया।